हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की श्रृंखला में इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो रही थी उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हम अध्ययन करेंगे उसी सल्तनत कालीन इतिहास को एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल में इससे पहले हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत का। किसका अध्ययन कर रहे थे? यानी हम लोग पूर्णतः जो अध्ययन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने इसमें जो प्रमुख 5 वंशों का अध्ययन हमने करना था जो कि अपने पूरे शासनकाल के दौरान में इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र पे क्या करते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और बारी बारी से या एक प्रकार से बोले तो क्रमवार हमारे शासक भी आते हैं जो कि दिल्ली की गद्दी को संभालते हैं एंड उसी क्रम वाइज एक प्रकार से बोले तो हमारे वंश भी उभर करके आते हैं, एक के बाद एक नया वंश, एक के बाद एक नया वंश, इस प्रकार करके हमारे नए नए वंश भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बारी बारी से इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र पर या दिल्ली का क्षेत्र तो था ही साथ इंडिया के कई क्षेत्रों में इन्होंने दिल्ली का विस्तार कर दिया था, अब यानी अपने सल्तनत का विस्तार किया था। ठीक है, तो उन्हीं वंशों के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए जिक्र कर रहे थे। या इससे पहले मैं बता दूं कि यार हम लोगों ने गुलाम वंश का अध्ययन किया जिसको हम लोग दास वंश या मामलूक वंश के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में हम लोगों ने खिलजी वंश का अध्ययन किया एंड जो आज हमने अध्ययन करना है वो तीसरा वंश आता है इन्हीं क्रम वाइज इसके अंतर्गत में जो कि दिल्ली की सल्तनत पर या दिल्ली सल्तनत पर अपनी गद्दी को स्थापित करता है या अपनी सत्ता को स्थापित करता है जिसको हम लोग तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। तो आज जो हमारी पूरी की पूरी क्लास बेस्ड होगी वो तुगलक वंश के संदर्भ में आज हम अपनी सारी बातों की चर्चा इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लीजिएगा मेरे साथ में और जो भी सारी चीजें होंगी इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत में या दिल्ली सल्तनत को छोड़ करके जो भी सारी बातें होंगी इस तुगलक वंश के संदर्भ में हम उन तमाम सारी बातों का जिक्र इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक और देखते हैं, आनंद लेते हैं तुगलक वंश के संदर्भ में जो कि एक प्रकार से बोले तो तुर्क वंश था हमारा। क्या था? एक प्रकार से ये जो तुगलक वंश था यह एक तुर्की वंश था। और एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में जितने भी हमारे वंश आते हैं उन वंशों में हमारे 3 वंश ऐसे थे जो कि तुर्क सत्ता को स्थापित करते थे यानी तुर्की वंश थे। कौन कौन से? एक जो गुलाम वंश था ये भी हमारा तुर्की वंश ही था एंड यानी तुर्क मुसलमानों के द्वारा स्थापित किया गया था, इस कारणवश इसको तुर्क की संज्ञा देते हैं। ठीक है, बाकी इसी के पश्चात में आता है खिलजी वंश, यह भी एक प्रकार का तुर्की वंश ही था एंड इसी के पश्चात में ये जो हम अध्ययन करने वाले हैं तुगलक वंश के संदर्भ में यह भी हमारा तुर्की वंश ही होता है। और इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में या इस पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की वंश जो भी हमारा था ये था तुगलक वंश। तो इन तीनों वंशों को याद रखेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और यहाँ स्थापित करने वाले ये 3 हमारे तुर्क वंश भारतीय इतिहास में या इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास में देखने के लिए मिल जाते हैं। इतिहासकारों ने बड़ा ही बेहतरीन वर्णन किया है
इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में और तुगलक वंश के संदर्भ में। ठीक है, तो मेरे साथ आनंद भी लीजिएगा और अधिक मतलब आनंद महसूस करना है या और अधिक भरपूर इसमें मतलब मजा मस्ती मारनी है तो एक बुक का भी अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी स्वयं की अपनी एक बौद्धिक क्षमता बड़ी ही बेहतरीन विकसित होगी। ठीक है, देखते हैं इसी में दिल्ली सल्तनत में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे तुगलक वंश के संदर्भ में। तुगलक वंश के संदर्भ में आज अध्ययन करेंगे एंड इसी के पश्चात में अगर मैं इसके तारीख का वर्णन करना चाहूं तो इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत पर या इसकी जो स्टार्टिंग होती है 1206 से 1290, ये हमारा होता है गुलाम वंश का दौर। 1290 से लेकर के 1320 के मध्य में ये हमारा होता है एक प्रकार से बोले तो खिलजी वंश का एंड 1320 से लेकर के 1351 के मध्य में ये हमारा होता है तुगलक वंश का कार्यकाल या दौर हमारे चलता है इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में या इस दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, तो तुगलक वंश हमको कब देखने के लिए मिलता है, ये था हमारा कब, यानी अगर हम बोले 1320 से लेकर के 1320 से लेकर के ये हमारा चलता है 1414 तक चलता है। फिलहाल में कुछ बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया है तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। 1320 से 1398, कुछ किताबों में 1398 भी दिया है और कुछ किताबों में 1320 से लेकर के 1414 के मध्य में दिया गया है कि इस बीच का जो शासन क्षेत्र था या इस तारीख के बीच में जो भी हमारा दौर आता है या जिस भी वंश का दौर चलता है इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में वो हमारा चलता है तुगलक वंश का। ठीक है, और इस तुगलक वंश के संदर्भ में हमको बहुत सारे या एक प्रकार से बोले तो प्रमुख शासकों का अध्ययन करना है, जिसको हम क्रम वाइज अगर देखें तो इस तुगलक वंश में हमको अध्ययन करना है किसका, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का अध्ययन करेंगे यानी इनके बारे में जानेंगे। गियासुद्दीन के पश्चात में और जो हमने अध्ययन करना है इनका पुत्र आता है जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। इनके पश्चात में दिल्ली की गद्दी ये संभालता है एंड इसी के पश्चात में इनके बाद जो आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं एंड इनके पश्चात में जो शासक आता है उसको हम लोग बोलते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो हमने अध्ययन करना है इस पूरे के पूरे तुगलक वंश में हम इन 4 शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बारी बारी से आकर के इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र में या इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे अपनी सत्ता को संभालते हैं या अपनी गद्दी को स्थापित करते हैं और एक परिपक्वता के साथ में अपने ही अनुसार पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था या जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से क्या करते हैं, संचालित करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में हम बारी बारी से देखते हैं कि किस शासक के द्वारा इस पूरे के पूरे तुगलक वंश के संदर्भ में क्या किया गया या जो भी सारे शासक हमारे आते हैं उनके संदर्भ में हम एक बेहतरीन वर्णन करेंगे और इतना मतलब बेहतरीन करेंगे कि दोबारा हमको इस क्लास को या इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, देखते हैं इसी में गियासुद्दीन तुगलक। ये हमारा गियासुद्दीन तुगलक, अगर इसके कार्यकाल की बात करूं मैं, यानी ये जब तुगलक वंश के तौर पे दिल्ली सल्तनत पर गद्दी संभालता है तो ये 1320 से लेकर के, याद रखिएगा, 1320 से लेकर के 1325 के मध्य में, यानी केवल और केवल ये 5 वर्षों के लिए दिल्ली वाले क्षेत्र पर क्या करता है,
बैठता है। महज 5 वर्षों का कार्यकाल ही इसका होता है और 5 साल के पश्चात में ही, यानी जब ये सत्ता को संभालता है उसके पश्चात में 5 वर्ष ये दिल्ली पर शासन करता है। उसके पश्चात में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एंड मृत्यु के पश्चात में इसका बेटा, यानी जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, वो गद्दी पे बैठता है। तो फिलहाल में पहले हम लोग देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य में ये अपनी सत्ता को स्थापित करता है दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में। ठीक है, बाकी अगर हम और बोलना चाहें तो ये हमारा एक प्रकार से बोले तो तुर्क शासन था या तुर्की मुसलमान था, जो कि अपनी गद्दी को संभालता है कब, 1320 से 1325 के मध्य में। एंड यार इतना ही नहीं, ये जो गियासुद्दीन तुगलक होता है यह हमारा एक महत्वपूर्ण शासक तो होता ही है। क्यों? क्योंकि इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इससे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं किसका, इससे पहले हम लोगों ने खिलजी वंश का अध्ययन किया। खिलजी वंश में हमारा एक प्रकार से बोले अंतिम शासक था और वहां पे भी सबसे महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश होता है। इल्तुतमिश के पश्चात में भी कई सारे उसके वंशज आते हैं जो कि एक प्रकार से बोले तो उतने मजबूत नहीं होते हैं और उतने बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, जिस कारणवश इस पूरे के पूरे दिल्ली क्षेत्र का जो भी विस्तारीकरण होता है या जो दिल्ली साम्राज्य होता है ये बिखर जाता है। यानी उनके वंशजों के द्वारा सही देखरेख नहीं की जाती है तो पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत हमारा बिखर जाता है, जिस कारणवश बाद में जैसे ही तुगलक वंश के संदर्भ में या इसकी स्थापना होती है 1320 में, और जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक आते हैं ये क्या करते हैं कि अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए क्या करते हैं कि एक प्रकार से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, यानी वंश जो इल्तुतमिश के वंशज थे उन्होंने साम्राज्य को बिखेर दिया था, यानी सब इधर उधर साम्राज्य हो गया, कोई पता नहीं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक आते हैं इन्होंने अपने पुत्र, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इन्होंने भेजा दक्षिण के अभियान पर, यानी दक्षिण वाला क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से बाहर हो रहा था। तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा कि आप वहां पे जाइए और दक्षिण भारत वाले क्षेत्र पर अपनी सत्ता को स्थापित कीजिए, जिससे कि वो क्षेत्र भी हमारे दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में आ सके। तो मोहम्मद बिन तुगलक वहां पे जाकर के क्या करता है, दक्षिण भारत पे जाता है और वहां पे उसने अपनी सत्ता को स्थापित करता है अभियान के पश्चात में, और उस दक्षिण भारत के क्षेत्र को भी दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से जब ये गियासुद्दीन तुगलक आते हैं तो साम्राज्य को काफी एक प्रकार से बोले तो व्यवस्थित रूप देते हैं, जो कि इल्तुतमिश के जो वंशज थे उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्य को बिखेर दिया था, कोई सीमा ही नहीं बची थी, कोई क्षेत्र ही नहीं बचा था। ठीक है, इसके पश्चात में ये जो गियासुद्दीन तुगलक होते हैं इन्होंने 1320 में स्थापना जब की थी तो इनका नाम गियासुद्दीन तुगलक ना होकर के इनका नाम था गाजी मलिक नाम था। इसको भी याद रखिएगा, इनका नाम क्या था, गाजी मलिक नाम था। यानी उस समय 1320 में गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, और इसी तुगलक वंश की स्थापना के पश्चात में इसने अपना एक अलग नाम रखा जिसको हम लोग गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये जो गाजी मलिक होता है या एक प्रकार से गियासुद्दीन तुगलक होता है, इसने सैन्य व्यवस्था को अपने और मजबूत किया। यानी इससे पहले खिलजी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पर, तो इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था तो क्या था कि उसने अपनी सेना को मजबूत किया था, काफी मजबूत किया था। हमने काफी सारी बातें खिलजी वंश के संदर्भ में की है। ठीक है, तो जब इल्तुतमिश था उसने अपनी सेना को काफी मजबूत किया, तो क्या होता है कि इसने भी अपनी सेना को और मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए इल्तुतमिश के रास्ते पे चलता है। इल्तुतमिश के रास्ते पे कहने का तात्पर्य यह है कि इल्तुतमिश ने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया था कि घोड़ा दागने की प्रथा या घोड़ा दागने की प्रथा, जिससे कि घोड़ों की नस्ल वगैरह का पता चलता था,
किस प्रकार का घोड़ा है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में हुलिया लिखने की प्रथा, जो कि सैनिकों का एक प्रकार का ब्यौरा होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी सैनिकों की व्यवस्थाएं होती थी उनको और मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने भी काफी सारा प्रयास किया और इल्तुतमिश के रास्ते पे चलता है, जिससे कि आगे चल के इसके शासन काल के क्षेत्र में भी या इसके शासन काल के दौरान में भी पूरी की पूरी जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफी मजबूत उभर करके आती है। और गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो भी सैन्य व्यवस्था है वो काफी हद तक मजबूत भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये गयासुद्दीन तुगलक, इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो हमारे इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या किया था कि उसने, हम लोगों ने एक प्रकार से ये अध्ययन किया था इल्तुतमिश के समय में कि इल्तुतमिश के समय में उसने क्या किया था कि जो भी जमींदार होते थे उसके समय के, या जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो सरदार वगैरह हुआ करते थे उसके समय में, तो उसने जो उनको भूमि दे रखी थी एज अ पेंशन के तौर पे, पेंशन को छोड़ करके वेतन के तौर पे, वेतन को छोड़ करके दान के रूप में उसने काफी सारी भूमि इधर उधर बड़े बड़े लोगों को, जमींदारों को इस तरीके भूमि उसने दे करके रखी थी इल्तुतमिश ने। तो क्या किया था कि इल्तुतमिश के समय में इस परंपरा को क्या किया गया, बैन कर दिया गया। यानी जो भी जमीनें अब जमींदारों के पास में थी, जमींदारों को छोड़ करके अमीरों के पास में थी या सरदारों के पास में थी, उसको उसने वापस ले लिया। वापस क्यों लिया था ये भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। वापस इस कारणवश लिया था क्योंकि विद्रोह वगैरह हो रहे थे। तो इस प्रकार से अगर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए ना ही लोग बचेंगे और ना ही उनके पास विद्रोह का कोई भी सिस्टम बचेगा, वो गरीब हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने उनसे भूमि को वापस ले लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खालसा भूमि के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, खालसा भूमि बोलते थे, ठीक है। खालसा भूमि एक प्रकार से सरकारी भूमि होती थी जिसको हम लोग खालसा भूमि बोलते थे। और इस खालसा भूमि का जस्ट अपोजिट जब ये गयासुद्दीन तुगलक आते हैं तो क्या करते हैं कि इल्तुतमिश की इस व्यवस्था को पुनः वो क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। इल्तुतमिश ने वापस लिया था, इन्होंने पुनः दे दिया, पुनः अमीरों को, जमींदारों को भूमि देना स्टार्ट कर दिया, दान के रूप में, पेंशन के रूप में, उपहार के रूप में, या इस प्रकार से कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके माध्यम से ये गयासुद्दीन तुगलक लोगों को भूमि क्या करने लगे, देने लगे। भूमि क्यों देने लगे, क्योंकि उनका अपना उस क्षेत्र पर आधिपत्य भी हो सके। ऐसा नहीं है कि पहले आधिपत्य नहीं था, पहले वो सरकारी भूमि के तौर पे आती थी तो आम व्यक्ति उस पर काम धाम नहीं कर सकता था, यानी आम व्यक्तियों के लिए वो भूमि नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक ने इस परंपरा को पुनः लागू किया तो व्यक्तियों के पास में फिर से भूमि जाने लगी। तो इसका एक दिमाग ये था कि जैसे ही हम भूमि दे देंगे तो हम उनके अंतर्गत भी शासन क्षेत्र को स्थापित कर पाएंगे और जो भूमि हम उनको देंगे उस पर क्या होगा, वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे, खेती वगैरह करेंगे, हमारा फसलें वगैरह उपजाएंगे, तो उस क्षेत्र से हमको टैक्स की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के गयासुद्दीन तुगलक ने खालसा भूमि को पुनः क्या किया, लागू कर दिया। इसको भी हमने क्या करना है कि इसके समय में क्या होता है, खालसा भूमि को पुनः लागू कर दिया जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में जब खालसा भूमि वगैरह लागू हो जाती है तो इसको भारी मात्रा में यहाँ से टैक्स वगैरह की प्राप्ति होने लगती है, जिससे कि एक बेहतरीन शासन व्यवस्था इसकी संचालित होने लगती है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो इसके समय में यानी गयासुद्दीन तुगलक ने अपने समय में एक व्यवस्था और की थी जो कि काफी अच्छी व्यवस्था थी। इसने अपने क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए या जो भी सारी भूमि वगैरह इनको दी गई थी इनमें अच्छी से अच्छी खेती हो सके, अच्छी से अच्छी फसल हो सके, फील्ड हमारी उपजाऊ हो सके, इस कारणवश इसने एक विभाग बनाया, सिंचाई विभाग, सॉरी एक कृषि के
लिए, या एक प्रकार से बोले तो कृषि करने के लिए एक विभाग का निर्माण करवाया, यानी एक प्रकार से बोले तो कृषि को विकसित करने के लिए एक विभाग का निर्माण करवाया, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले वो विभाग था सिंचाई विभाग। जो कि ये जो सिंचाई विभाग था किस उद्देश्य से था, तो उद्देश्य इसका यही था कि जो भी हमारे क्षेत्र थे सिंचाई विभाग का निर्माण करवाता है, और इस सिंचाई विभाग के दौरान में हमारा कृत्रिम रूप से, यानी कृत्रिम रूप से नहरों का निर्माण अगर सर्वप्रथम कोई भी शासक करवाता है तो सर्वप्रथम हमारे गियासुद्दीन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जिसने सिंचाई विभाग का निर्माण करवाया, ताकि उसके क्षेत्र में अपनी क्या हो सके, यानी अच्छी से अच्छी फसल हो सके, अच्छी से अच्छी खेती हो सके, उपजाऊ जमीन हो सके, जिससे कि उसको वहां से अच्छा क्या मिल सके, टैक्स की प्राप्ति हो सके या कर की वृद्धि हो सके। ठीक है, इन्हीं सारी प्रभावों को देखते हुए बाद में जब हम लोग आगे देखेंगे फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके समय में आकर के ये जो हमारी व्यवस्था है यह एक विस्तृत रूप लेती है, यानी इनके क्षेत्रों में भी या इनके शासन काल के दौरान भी क्या होता है कि ये जो हमारा यह व्यवस्था और विस्तरीकरण का रूप ले लेती है, जिससे कि काफी हद तक हमारी सिंचाई की व्यवस्था या कृषि जो है वह एक बेहतरीन या व्यवस्थित रूप लेने लगती है। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में ये जो हमारा गयासुद्दीन तुगलक होता है, ये गयासुद्दीन तुगलक हम लोग जानते हैं तुर्क मुसलमान था। इसके पश्चात में इसका एक अभियान भी याद रखिएगा, एक प्रकार से इसने एक शहर का भी निर्माण किया था, तुगलकाबाद शहर का, जिसको हम लोग एक अलग क्लास में देखेंगे। ठीक है, कि किस शासक के द्वारा या किस सल्तनत कालीन शासक के द्वारा कौन कौन से निर्माण हमारे करवाए गए, प्रमुख रूप से हम इसकी एक नई क्लास अटेंड करेंगे, तो वहां पे हम सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे एक नई क्लास के माध्यम से। ठीक है, बाकी ये जो गयासुद्दीन तुगलक होता है इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया जो कि काफी महत्वपूर्ण था, यानी ये बंगाल विजय पे जाता है और फाइनली बिहार बंगाल को जीतते हुए जब ये पुनः अपने दिल्ली वाले क्षेत्र में आता है, तब क्या होता है कि इनका पुत्र जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध था उस समय, बाकी इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था जूना खां या जौना खां। ठीक है, तो जब ये वापस आता है बंगाल विजय या बिहार विजय करके जब ये वापस आता है, तब क्या होता है कि जूना खां या जौना खां या जो अपने एक नए नाम से प्रसिद्ध था, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है कि यह इनके स्वागत में या इनका भव्य स्वागत करता है, और इनके स्वागत के क्रम में ये अपने दिल्ली वाले क्षेत्र में ही क्या करता है कि एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाता है, लकड़ी के महल का निर्माण करवाता है, जो कि काफी भव्य महल था। इस लकड़ी के महल का निर्माण क्यों करवाया, क्योंकि इसका जो पिता था गयासुद्दीन तुगलक, वो बंगाल विजय करके और बिहार विजय करके वापस लौट रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक उस समय इस वाले क्षेत्र में एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाते हैं, और इस महल में उन्होंने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, या एक प्रकार से बोले तो एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें काफी सारे लोग उपस्थित होते हैं और गयासुद्दीन तुगलक भी क्या होता है, उपस्थित होता है। और फाइनली ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु यहीं पे होती है, यानी स्वागत समारोह चल रहा होता है, और इसी स्वागत समारोह के समय लकड़ी का जो भी महल बनवाया गया था, ये एक प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यहाँ इस महल की लकड़ी जो है गिरती है, और फाइनली उसी जगह पे गिरती है जहां पे गयासुद्दीन तुगलक बैठा होता है, तो लकड़ी गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है या कुछ उस समय के जो भी लोग थे उनका मानना है कि यह एक सोची समझी साजिश हो सकती थी।
सत्ता की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो फिलहाल में जो भी हुआ हो उस समय, वो जो भी हम लोगों ने अध्ययन किया, जो भी इतिहासकारों के द्वारा बोला गया, उसी को हम साक्ष्य के तौर पे और अध्ययन के तौर पे हम उसी को मानते हैं। ठीक है, फिलहाल में कुछ लोग सोची समझी साजिश बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वास्तव में लकड़ी गिरी थी, इस कारणवश मृत्यु होती है। तो फिलहाल में जो भी रहा हो, यहाँ से सत्ता बदल जाती है और यहाँ पे जब इसकी मृत्यु होती है 25 में, तो सत्ता जब बदलती है तो उसके पश्चात में हमारा कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इनके पश्चात में कौन बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इस तुगलक वंश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सत्ता को संभालता है। कब संभालता है, तो ये संभालता है हमारा 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी के मध्य में। जो भी सारा सिस्टम होता है वो किसका होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का होता है। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की मृत्यु के पश्चात में, अर्थात गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के मृत्यु के पश्चात में क्या होता है कि इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र की गद्दी को संभालता है। हम लोगों ने इससे पहले भी अध्ययन किया कि इसका जो प्रारंभिक नाम था उसको भी याद रखिएगा कि इसका प्रारंभिक नाम था क्या, प्रारंभिक नाम जूना खां भी बोलते हैं या जौना खां भी बोलते हैं, ये इसका प्रारंभिक नाम था। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात में जैसे ही ये तुगलक वंश की गद्दी पे बैठता है तो यह एक अलग नाम से बैठता है। यानी जब ये गद्दी पे बैठता है तो ये अलग नाम से बैठता है, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और अपनी सत्ता को संभालता है। फिलहाल में इतिहासकारों के द्वारा इसको काफी ज्यादा संबोधित किया गया है और काफी ज्यादा संबोधित करने के साथ साथ में इसके बारे में बड़ा ही रुचि लेते हुए इतिहासकारों ने लिखा भी है और लिखने के पश्चात में इसका वर्णन भी एक नए अंदाज में किया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इस कारणवश बोल रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के मतलब शासकों में एक ऐसा शासक था जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने के साथ साथ में सबसे ज्यादा मूर्ख भी था, या एक प्रकार से बोले तो चूतिया टाइप का व्यक्ति बोल सकते हैं। तो ऐसा पढ़ने लिखने का क्या मतलब कि पढ़े लिखे होने के साथ साथ में चूतियापा भी कर दिया इसने, जिस कारणवश इसको चूतियापे की संज्ञा दी गई। और चूतिया होने के साथ साथ में इतिहासकारों ने इसको मूर्ख होने की भी संज्ञा दी है या इसको मूर्ख कहकर भी संबोधित किया है। तो ऐसा क्या कारण था कि इसको एक प्रकार से बोले, इसको क्या किया गया कि पढ़े लिखे होने की भी संज्ञा दी गई और मूर्ख होने की भी संज्ञा दी गई। तो इसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम पढ़े लिखे होने की संज्ञा ये दी गई कि इसने जो भी कार्य किए या जो भी ये अपने शासन काल के दौरान में करना चाहता था वो तो उसने किया ही, उसके उन सब कार्यों को करने के पश्चात में इसका टारगेट थोड़ा अलग लेवल का होता था। अलग लेवल का कैसे, यानी ये बड़ा दूरदर्शी किस्म का व्यक्ति था। ये अपने समय के बारे में तो सोचता ही था, लेकिन अपने समय के साथ साथ में ये दूरगामी प्रयासों को ज्यादा सोचता था। यानी आगे आने वाले 100-200 सालों के बारे में सोचता था कि मैं आगे आने वाले अपने जो भी मेरा साम्राज्य होगा आगे आने वाले समय में, मैं उस समय में अपने साम्राज्य के लिए आने वाले 100 साल बाद क्या कर सकता हूं, आने वाले 200 साल के बाद क्या कर सकता हूं, जिससे साम्राज्य पर मेरा स्थायित्व तो बना रहे या काफी सारे कार्य हो सके और अच्छा से अच्छा कार्य हो सके। तो इस कारणवश इसको पढ़े लिखे होने की भी संज्ञा दी गई, लेकिन इसके पास में इतना दिमाग ना था कि ये अपने समय के बारे में सोचता या 10-20 सालों के बारे में सोचता, ये डायरेक्टली 100-200-300 सालों के बारे में सोचता। अरे चूतिए किस्म के व्यक्ति, इतने सालों तक क्या तुम रह पाओगे, ये भी थोड़ा इसको सोचना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने इन सारी चीजों को सोचा और इसके पश्चात में इसने अपने शासन काल के दौरान में
5 ऐसे अभियान किए जो कि पूर्णतः ये 5 के पांचों अभियान असफल हुए इस शासनकाल के दौरान में, जिस कारणवश इसको मूर्ख शासकों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है ये जौना खां के नाम से, या प्रारंभिक नाम जूना खां या जौना खां था, और इसी के पश्चात में 1325 ईस्वी में ये गद्दी संभालता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभालता है एज अ सैयद वंश का एक हमारा वंशज था, और 1351 ईस्वी तक ये क्या करता है, शासन करता है। एंड इसी के पश्चात में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है, और इतिहासकारों ने इसको बुद्धिजीविता की भी संज्ञा दी, और बुद्धिजीविता के साथ साथ में इसको मूर्ख होने की भी संज्ञा दी है। ठीक है, देखते हैं इसके 5 के पांचों अभियान कौन कौन से थे जिस कारणवश इसको मूर्ख होने की संज्ञा इतिहासकारों ने दी है, या इतिहासकारों ने पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत के वंशजों में या दिल्ली सल्तनत के शासकों में जो हमारी संबोधित किया है एक बेहतरीन नाम से, वो हमारा एक ऐसा शासक था जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पांचों अभियान कौन कौन से थे। तो इसके जो 5 अभियान थे, 5 के पांचों अभियान क्या होते हैं, असफल होते हैं। जितने भी अभियान ये करता था सारे अभियान असफल होते थे। असफल क्यों होते थे, क्योंकि अपने आप को ज्यादा बुद्धिजीवी समझता था, आगे आने वाले समय के बारे में सोचता था, ये अच्छा था। यार ऐसा नहीं है कि ये जो अभियान चलाता है इसके अभियान गलत नहीं होते हैं, अभियान इसके जो भी थे वो सफल ही थे, यानी एक प्रकार से बोले तो अभियान इसके जितने भी थे वो सारे सही थे। बस फर्क इतना था कि ये जो भी अभियान करता था बिना सोचे समझे थोड़ा सा कर देता था, जिस कारणवश इसके सारे के सारे अभियान क्या हुए, असफल हो जाते हैं, और इसी कारणवश इसको मूर्ख की संज्ञा इतिहासकारों ने दी है। ठीक है, पांचों अभियान कौन कौन से थे, तो पांचों अभियानों में सबसे पहला अभियान था इसका कर वृद्धि करना, यानी अपने शासन काल के दौरान में इसने सर्वप्रथम जो कार्य किया वो टैक्स की मात्रा को बढ़ा दिया। अपने शासन काल के दौरान में कर वृद्धि के पश्चात में इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, यानी राजधानी परिवर्तित कर दिया, राजधानी परिवर्तित कर दिया। दूसरा अभियान ये था। एंड तीसरा था इसका अभियान सांकेतिक मुद्राएं चलाना, सांकेतिक मुद्राएं चलाना। एंड चौथा था अभियान हमारा खुरासान अभियान, खुरासान अभियान के नाम से जानते हैं। एंड खुरासान के पश्चात में आता है हमारा कौन सा अभियान, हमारा आता है एक प्रकार से बोले खुरासान अभियान के पश्चात में एक अभियान और आता है जो कि हिमाचल वाले क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं वाले क्षेत्र में, कुमाऊं पहाड़ियों वाले क्षेत्र में ये अभियान हमारा होता है, जिसको हम लोग कराचिल अभियान क्या बोलते हैं, कराचिल अभियान के नाम से जानते हैं। तो ये 5 अभियान इसके ऐसे थे जो कि ये अपने शासन काल के दौरान में इन पांचों के पांचों अभियान को चलाता है, और फाइनली लास्ट में क्या देखने के लिए मिलता है कि इनका जो अभियान था ये सारे के सारे अभियान असफल हो जाते हैं, इसके चूतियापंथी के कारण असफल होते हैं। देखते हैं कि ये जो 5 के पांचों अभियान थे ये कौन कौन से अभियान थे। पहला था कर वृद्धि करना, राजधानी को परिवर्तित करना, दूसरा सांकेतिक मुद्राएं चलाना, चौथा खुरासान का अभियान, एंड पांचवा कराचिल का अभियान हमारे होता है। इसमें देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से या ये जो भी अभियान थे इसके दौरान इसने क्या क्या किया कि जिसके ये अभियान जिस कारणवश असफल होते हैं और ये मूर्ख साबित होता है अपने पूरे के पूरे शासन काल के दौरान में। बाकी मैं मूर्ख बोल रहा हूं तो ये उतना भी मूर्ख नहीं था, ये पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था हमारा, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसको भी याद रखना है। देखते हैं इसी में कर वृद्धि करना, पहला अभियान क्या था, कर वृद्धि करना, यानी इसने अपने शासन काल के दौरान में
जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक हमारा गद्दी पे बैठता है एज अ तुगलक वंशज के तौर पे दिल्ली सल्तनत पे, तो ये अपने शासन काल के दौरान में टैक्स की मात्रा को बढ़ाता है। क्या करता है? टैक्स की मात्रा को बढ़ाता है। अब क्यों बढ़ाता है और कैसे बढ़ाता है? क्योंकि एक प्रकार से बोले दिल्ली के आसपास का क्षेत्र या जहां पे भी इसका शासन क्षेत्र था, यानी नदियों वाला क्षेत्र था, नदियों वाले क्षेत्र पर या जहां भी इसको लगता था कि नदियों वाला क्षेत्र है जहां पे द्वाब बनता है, यानी दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग द्वाब बोलते हैं। तो इसके शासन काल के दौरान में जितने भी द्वाब वाले क्षेत्र थे, ये द्वाब वाले क्षेत्रों में टैक्स की मात्रा को बढ़ा देता है। टैक्स की मात्रा को क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जो द्वाब का क्षेत्र होता है, ये थोड़ा सा जमीन जो यहाँ की होती है ये नम टाइप की होती है और उपजाऊ होती है। ये हम जियोग्राफी अगर पढ़े होंगे तो जियोग्राफी में यार इसका अध्ययन बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने किया होगा। ठीक है, कि जो भी हमारी जमीन हमारी मतलब द्वाब वाला क्षेत्र होता है, यहाँ की जमीन हमारी उपजाऊ ज्यादा होती है। यहाँ पे अगर हम लोग फसल वगैरह उपजाते हैं या किसी भी प्रकार की अगर हम लोग फसलें पैदा करते हैं तो अच्छी से अच्छी फसल होती है। तो यही सारा दिमाग लगा करके जो भी हमारा मोहम्मद बिन तुगलक होता है, ये द्वाब वाले क्षेत्रों में क्या करता है? टैक्स को बढ़ा देता है। और टैक्स को बढ़ाता है तो कितना बढ़ाता है? ये 1/2 कर देता है, कर वृद्धि करता है 1/2। और इससे पहले हम लोगों ने गयासुद्दीन के बारे में पढ़ा था, तो गयासुद्दीन ने के समय में जो कर था हमारा या जो लगान व्यवस्था वसूली जाती थी वो 1/5 से लेकर के 1/3 हमारी कर व्यवस्था ली जाती थी। और इसी को अगर हम लोग इल्तुतमिश यानी खिलजी वंशजों से संदर्भ में बात करें, जिस समय इल्तुतमिश था तो इल्तुतमिश के समय में भी 1/2 ही कर वृद्धि थी हमारी, यानी कर लिया जाता था लोगों से या आम जनता से। आज भी वर्तमान की स्थिति में देखें तो कई प्रकार के टैक्स हम आम नागरिक भारत सरकार को पे करते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार से जब ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक था, तो ये अपने शासन काल के दौरान में आधा टैक्स लेता है कुल टैक्सों में से। 100% अगर फसल आपकी उपजी है तो 50% आप टैक्स दोगे, 50% आप स्वयं रखोगे। ठीक है, और इसके समय में क्या होता था कि 15 से 20 से लेकर के 30 से 35 के मध्य में लिया जाता था गयासुद्दीन तुगलक के समय में। इल्तुतमिश के समय में भी 50% ही लिया जाता था। ठीक है, तो ये कर वृद्धि करता है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क इतना है कि इल्तुतमिश के समय में पूरे क्षेत्रों के लिए 1/2 था। ठीक है, और इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1/2 केवल किसके लिए? द्वाब वाले क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? द्वाब क्षेत्र के लिए केवल 1/2 हमारा कर वृद्धि की गई थी, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी, फसलें भी अच्छी होती थी, जिस कारणवश ये टैक्स की वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो ये टैक्स की वृद्धि की गई और फाइनली इसकी किस्मत भी खराब थी, यानी इसकी किस्मत इतनी खराब थी मोहम्मद बिन तुगलक की कि जैसे ही ये टैक्स वृद्धि करता है, टैक्स वृद्धि किस उद्देश्य से करता है कि अच्छा से अच्छा या बड़ी मात्रा में हमको टैक्स प्राप्त हो सके। ठीक है, जिससे कि हम आगे चल के अपने साम्राज्य को और मजबूतीकरण प्रदान कर सकें और स्थायित्व प्रदान कर सकें। और मैंने पहले ही बोला कि ये क्या करता था कि अपने आगे आने वाले दूरदर्शी प्रयासों को ज्यादा सोचता था। ठीक है, तो इस कारणवश इसने टैक्स की वृद्धि की, लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जैसे ही ये टैक्स वृद्धि करता है तो ये इस क्षेत्र में इसके शासनकाल के दौरान में अकाल पड़ जाता है, यानी सूखा पड़ जाता है। अब सूखा पड़ा तो किसान खेती नहीं करेंगे, और किसान खेती नहीं करेंगे तो फसल उपजेगी नहीं, और फसल उपजेगी नहीं तो फसल बिकेगी नहीं, फसल बिकेगी नहीं तो उनको पैसा मिलेगा नहीं, किसानों को पैसा मिलेगा नहीं तो किसान टैक्स देंगे नहीं, और टैक्स अगर मिलेगा नहीं तो साम्राज्य हमारा क्या होगा? अच्छे या व्यवस्थित रूप नहीं ले पाएगा। इसी कारणवश बोला गया कि इसका ये जो पहला अभियान था ये असफल हो जाता है। किस कारणवश असफल होता है? क्योंकि जिस साल इसने टैक्स में वृद्धि की
उसी साल इसके क्षेत्र में सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है। और किस्मत और भी खराब बोल सकते हैं, ये तो केवल खराब स्थिति थी। और किस्मत खराब तो कुछ समय के पश्चात में इसके शासन काल के दौरान में क्या होता है कि एक महामारी फैल जाती है जिसको हम लोग प्लेग के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? यानी एक महामारी फैलती है जिसको प्लेग के नाम से जानते हैं। प्लेग महामारी फैलती है और सूखा पड़ जाता है, जिस कारणवश ये टैक्स वृद्धि का प्लान इसका असफल हो जाता है। किसान टैक्स नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती किसानों से टैक्स मांगता है, या एक प्रकार से टैक्स वो दे भी नहीं पाते हैं, फिर भी ये मांगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी परिस्थितियों को समझता है, जिस कारणवश इसका ये प्लान क्या होता है, फेल हो जाता है, या इसका ये टैक्स वृद्धि करने का प्लान असफल हो जाता है। तो पहला था कर वृद्धि, दूसरा है राजधानी परिवर्तित करना। राजधानी परिवर्तित करने के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो पहले राजधानी थी, हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं कि अभी तक जो हमारी राजधानी थी वो दिल्ली ही थी, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया कि अपने दिमाग थोड़ा सा दौड़ा दिया। ये ज्यादा बुद्धिजीवी था, पढ़ा लिखा था, इस कारणवश क्या होता है कि इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ ले गया, ये दक्षिण भारत में ले गया राजधानी को परिवर्तित करके। और राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले गया, तो ये देवगिरी के दौलताबाद में, कहां पे, देवगिरी के दौलताबाद में अपनी राजधानी स्थापित करने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों करता है? राजधानी क्या अच्छी नहीं थी? दिल्ली राजधानी क्या कम थी जो इसने राजधानी को परिवर्तित करना चाहा? तो ऐसा नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग राय व्यक्त की गई है इस मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आखिर राजधानी अपनी क्यों परिवर्तित करनी चाहिए। ये अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग राय व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि उन इतिहासकारों के द्वारा इस राजधानी परिवर्तित करने के संदर्भ में ऐसी कौन कौन सी बातें बोली गई जो कि आज आप और हम उन्हीं इतिहासकारों के अध्ययन के दृष्टिकोण को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तित करने के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से दो इतिहासकारों का मैं जिक्र करूंगा, जिसमें पहला आता है जियाउद्दीन बर्नी के नाम से जानते हैं। तो ये बर्नी जी का कहना था कि ये जो राजधानी परिवर्तित करने का इनका एक उद्देश्य ये था कि एक तो अगर देवगिरी में इनकी मतलब राजधानी स्थापित हो जाती है तो एक प्रकार से वह केंद्र मान लेते हैं कि वह उनका केंद्र हो जाएगा, और वहां से वो पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र पर या जहां पर भी इनका शासन और प्रशासन स्थापित था, जहां तक भी दिल्ली सल्तनत की सीमाएं लगती थी, वहां से वो केंद्र बिंदु हो जाएगा और वहां से शासन को स्थापित करना या शासन और प्रशासन को संचालित करना और बेहतरीन हो जाएगा। यानी एक प्रकार से सत्ता को चलाना एक बेहतरीन हो जाएगा और सारे क्षेत्रों पर यहां से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो इस कारणवश बर्नी जी ने ये कहा कि एक तो हमारा केंद्र में आ जाएगा, एंड केंद्र के साथ साथ में इनका जो शासन होगा या पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र पर या जहां पर भी इनका जिन जिन क्षेत्रों पे शासन था वहां पे इनका नियंत्रण क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहां से इनका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहना था बर्नी का, और इनका ये भी कहना था कि जो मंगोलों के आक्रमण बार बार इनके शासनकाल में होते हैं, वो क्या होता है कि मंगोलों का जो भी आक्रमण होता है वो उनके आक्रमण से भी एक प्रकार से बोले तो बच जाएगा या कम आक्रमण होंगे। इस उद्देश्य से राजधानी स्थापित करता है या परिवर्तित करता है ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये बर्नी का कहना था जो कि एक प्रकार के इतिहासकार हैं। दूसरे इतिहासकार हम आते हैं इब्न बतूता। कौन आता है? इब्न बतूता। ये एक प्रकार से हमारा मोरक्को नाम का यात्री होता है।
मोरक्को हमारा एक स्थान पड़ता है जो कि विदेशी ही है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का यात्री होता है जो कि 1333 में कब आता है, 1333 में, इसको भी याद रखिएगा, 1333 ईस्वी में ये हमारा आता है। और कब आता है, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। और जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे काफी प्रभावित होते हैं, और काफी प्रभावित होते हैं जिस कारणवश ये क्या करता है कि जैसे ही ये आता है इब्न बतूता, तो इब्न बतूता में एक प्रकार से बोले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या इनके शासनकाल के दौरान में जो भी सारी चीजें देखी, जो भी सारी चीजें महसूस की, या जो भी जितने दिनों तक या जितने सालों तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के क्षेत्र में रहता है, उन सभी चीजों को देखते हुए और उनके कार्यों को देखते हुए उनका विवरण ये अपनी एक पुस्तक में करता है, या इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसको हम लोग रेवला रेवला या तारीख तारीख ए रेहला के नाम से जानते हैं। ये पुस्तक किसकी, इब्न बतूता की। किसका वर्णन है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वर्णन है, जो भी सारी चीजें थी, और साथ ही साथ में इसकी यात्रा का भी वर्णन है, जब से ये आता है और जब तक रहता है, जहां जहां भी जाता है, सारी चीजों का वर्णन तारीख ए रेहला में देखने के लिए मिल जाता है। और इससे हमारा मोहम्मद बिन तुगलक इतना प्रभावित होता है कि एक प्रकार से बोले तो इसको 1342 में, कब, 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक इनको कहां पे भेजता है, चीन में भेजता है, एज अपना राजदूत बना करके चीन भेजता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इब्न बतूता से। फिलहाल में इब्न बतूता जो हम बात कर रहे थे, इब्न बतूता का कहना यह था कि इन्होंने अपनी राजधानी इस कारणवश परिवर्तित की कि इसके समय को, और ये सारी जानकारियां कहां से मिलती हैं, तारीख ए रेहला से मिलती है। इब्न बतूता ने जो भी सारा जिक्र किया था मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में, ठीक है। तो ये राजधानी परिवर्तित करने के क्रम में ये बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक हमारा राजधानी इस कारणवश परिवर्तित करके देवगिरी इस कारणवश ले जाता है क्योंकि मैं प्रकार से इसके समय के जो भी लोग थे या जो भी आम जनमानस थे, आम जो जनता थी वो क्या थी, या जो इनके समय के अमीर लोग थे जो दरबार में रहते थे, या जो सरदार टाइप के लोग थे, वो एक प्रकार से बोले तो इनको अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करते हैं कि बहुत ही बेकार गालियां बोल सकते हैं, या बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां दे करके, यानी लेटर के माध्यम से भद्दी भद्दी गालियां देते थे और मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंचाते थे। और जैसे ही इन सारी चीजों की खबर मोहम्मद बिन तुगलक को लगती है तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को और अपने स्वयं को परिवर्तित करके कहां ले जाना चाहते हैं, ये देवगिरी ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और देवगिरी ले जाना चाहते हैं, यहां तक तो ठीक था। तो लेकिन इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी, या सबसे बड़ा चूतियापंथी वाला काम इन्होंने इस कारणवश किया, क्यों किया, क्योंकि एक प्रकार से बोले ये स्वयं तो गया ही, स्वयं के साथ साथ में इसके जो दरबारी थे कुछ लोग वो भी गए, और दरबारियों के साथ साथ में इसने एक अपने साम्राज्य में एक अधिसूचना जारी की कि मैं अपनी एक प्रकार से जो राजधानी है वो देवगिरी ले जाना चाहता हूं, देवगिरी परिवर्तित करना चाहता हूं, और मैं स्वयं भी वहां जा रहा हूं, मेरा सारा साम्राज्य भी वहां जा रहा है। तो आप लोग भी अपने घर बार को छोड़ करके आप भी हमारे साथ कहां चलिए, देवगिरी वाले क्षेत्र में। तो ये इतना चूतिया किस्म का इंसान था कि स्वयं तो गया ही, स्वयं जाने के साथ साथ में ये अपने पूरे साम्राज्य के आम लोगों को भी ले जाने का प्रयास करता है। और फिलहाल में जब ये वहां पे देवगिरी वाले क्षेत्र में जाता है तो वहां भी एक प्रकार से बोले तो अव्यवस्था की स्थिति फैलती है, जिससे कि वहां का भी शासन और प्रशासन भंग हो जाता है, और ये वहां से फिर कुल मिलाकर के बचता नहीं है, बचने की स्थिति में नहीं होता, जिससे ये पुनः भाग करके फिर से आता है दिल्ली वाले क्षेत्र में। और जैसे ही ये दिल्ली वाले क्षेत्र में आता है तो यहाँ पे उसको बसने में काफी दिक्कतों का सामना
करना पड़ता है। तो जिस कारणवश इसको या एक प्रकार से बोलें तो इसकी राजधानी परिवर्तित करने का प्रयास भी या अभियान भी क्या होता है, असफल हो जाता है। पुनः यह दिल्ली आता है और दिल्ली वाले क्षेत्र पे ही अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। तो ये चूतिया था थोड़ा सा, जिस कारणवश ये सारी घटनाएं हमारी होती थी। फिलहाल में हम लोगों ने देवगिरी की बात की, वहां की शासन व्यवस्था भंग हो जाती है। तो थोड़ा सा जिक्र इसका भी करते हैं कि जैसे ही ये देवगिरी वाले क्षेत्र में जाता है तो वहां की शासन व्यवस्था भंग हो जाती है, जिस कारणवश एक प्रकार से बोले तो कुछ समय के पश्चात में जब ये वापस आ जाता है तो वहां पे इसी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए या इसी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अशांति जो फैल गई थी इसके जाने से, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए वहां पे दो नए राज्य उभर करके आते हैं या दो नए साम्राज्य उभर करके आते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं, पहला ये। एंड दूसरा हम लोग बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। ये शासन व्यवस्था व्यवस्थित हो सके दक्षिण भारत की, जिस कारणवश वहां पे दो नए नगर उभरते हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इनका जिक्र हम लोग एक नई क्लास के माध्यम से करेंगे जब ये हमारा सल्तनत कालीन समाप्त होगा तब। लेकिन फिलहाल में थोड़ा सा ये देखते हैं कि विजयनगर क्या था और बहमनी क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कि दक्षिण भारत में जो अव्यवस्था की स्थिति फैल गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के संदर्भ में, उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए दक्षिण भारत में एक नया राज्य स्थापित करते हैं हिंदू लोग, यानी हिंदुओं के द्वारा स्थापित नए राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और उसी क्षेत्र में मुस्लिमों द्वारा स्थापित एक नए राज्य को बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो जो मुस्लिमों की सत्ता स्थापित की गई बहमनी साम्राज्य, जो हिंदुओं की सत्ता स्थापित की गई उसको विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिलहाल में ऐसा कब होता है, तो ये होता है पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये सारा का सारा सिस्टम हमारा होता है, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था भी क्या होती है, अच्छी हो जाती है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि राजधानी परिवर्तित करने का सिस्टम भी इसका क्या हुआ, असफल हो गया। तो फिलहाल में ये हम लोग आज इस क्लास में यहीं तक की बात करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे खुरासान अभियान की और कराचिन अभियान की। ठीक है, तो फिलहाल में अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।